बस कल के कल फेमस। मतलब मुंबई का किंग कौन तो भीकू मात्रे, ऐसा हो जाएगा। हमारा फुटाला तालाब यार, इतना खूबसूरत तालाब है, हेलीकॉप्टर के पास जाकर ये क्या है भाई? मतलब इससे क्या हो रहा है? क्या दिखा रहे हो लोग कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? क्यों करना है? मैं आपको कहता हूँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो यूएस यूके में पढ़ते हैं, आपके भी दोस्त होंगे, तो वो नागपुर शहर के वीडियोस उनके व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे आते हैं? ये वाले कि जो लोग करके दिखा, बोल के दिखा, ये हूँ मैं, और पीछे हेलीकॉप्टर है। तो बेचारे हेलीकॉप्टर की बेइज्जती हो रही है यार हमारे शहर। नागपुर शहर कितना खूबसूरत है, कितने अच्छे रास्ते हैं, कितने अच्छे लोग हैं भाई साहब। पुल देखो, नागपुर शहर के ऑफिसर्स देखो, ब्यूरोक्रेट्स देखो, कितना बढ़िया है। साउजी देखो, तर्री पोहा देखो ना यार हमारे शहर का। हमारे शहर के आसपास के लोकेशंस देखो, रामटेक देखो, आदासा देखो, खिंडसी देखो। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं एंकर आलोक और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स क्लब पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में आरजे आमोद, जो कि नागपुर के एक बहुत ही फेमस आरजे हैं और बहुत ही पुराने आरजे हैं, जैसा कि मैं जानता हूं उनको। और वो हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। हम लोगों ने शुरुआत एक साथ करी थी और ये चीज़ कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उन्हें अपने इस चैनल पर ला पाया। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मिलवाना चाहूँगा हमारे आरजे आमोद से। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग आपके एफसी में, फ्रेंड्स क्लब पॉडकास्ट में। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि हमने साथ में शुरुआत की थी, और देखो यार तुमने टेबल्स कितने जल्दी टर्न करवा दिए। मुझे वहाँ बैठने की आदत है, लेकिन तुमने आज मुझे यहाँ बैठने के लिए बुलाया है। सो आई एम एक्साइटेड, लेट्स स्टार्ट। या ब्रो, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक टाइम था जब हम लोग इंटर्नशिप करते थे साथ में, है ना। साथ में हम सुबह सुबह जाते थे माय एफएम के ऑफिस में नागपुर में, और वहाँ पे हमारी जो दिन की शुरुआत है वो इसमें बीतती थी कि हम कंटेंट कैसे बनाएंगे और उसके बाद में बाइट्स कहाँ से लेके आएंगे। बिल्कुल बाइट्स स्ट्रगल वाला बड़ा सही किस्सा था, है ना। राइट। कि बाइट्स के लिए फिर उसके बाद हम लोग जुगाड़ लगाया करते थे कि कहाँ से बाइट मिलेगी और कहाँ पे नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो सवाल है वो मैं ये करना चाहूँगा आमोद कि आरजे तो बहुत लोग बनना चाहते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ ही लोग हैं जो बन पाते हैं, है ना। और आप उनमें से एक हो, है ना। और आरजे बनने के लिए मेरे ख्याल से कुछ एक चीज होती है जो आपको इंस्पायर करती है। बिल्कुल। और वो जो कीड़ा होता है ना, वो आप ही के अंदर रहता है। वो आप ही को बोलता है कि भाई तू आरजे बन, है ना। और फिर उसके बाद में आप उसके लिए स्टेप्स लेते हो। तो मैं जानना चाहूंगा, या फिर हमारे नागपुर की जनता जानना चाहेगी कि वो कौन सी चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया आरजे बनने के लिए। बिल्कुल। तो मैं हमेशा अपनी ओपनिंग लाइन में कहता हूँ कि मैं डिग्री से इंजीनियर हूँ, पेशे से आरजे हूँ। और मैं जितनी स्कूल्स में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, इवेंट्स में जाता हूँ, सबको यही बोलता हूँ कि अगर आपको लाइफ में क्या करना है पता नहीं है, इंजीनियरिंग करो। मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है आपको अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए। और मेरे घर वाले मुझे हमेशा कहते थे कि आमोद तू बातें बड़ी अच्छी करता है, तू यही काम कर। मुझे ऐसा लगता था बातें करने का कौन सा काम है यार। लेकिन एक दिन हमारे कॉलेज में एक आरजे आए थे, आरजे राजन, जो कि हैपन्स टू बी माई गॉड फादर एज वेल, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया। तो उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ, उन्हीं से सीखा। और फिर इंजीनियरिंग करते करते देखो, बाय गॉड्स ग्रेस, कोरोना गॉड ग्रेस का नहीं था, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस मैं आरजे बन गया। कोविड आया, मैं फेल हुआ इंजीनियरिंग में। फेल हुआ इसलिए मैं रेडियो में आया। अगर मैं पास होता तो आज भी इंजीनियरिंग वाला जॉब करता। सो मैं फेल हुआ। मैंने कहा कि ये पॉजिटिव साइन है, यूनिवर्स इज टेलिंग मी समथिंग कि आमोद इंजीनियरिंग हमारे लिए नहीं है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कोरोना की वजह से हो गया। तो मैं आ गया फिर रेडियो में, आरजे राजन से सीखा, ट्रेनिंग ली, उन्होंने मुझे पुश किया और फिर आ गया यार जहाँ आना था। मेहनत की, पैशन और थोड़ी बेशर्मी, ये बेहद ज़रूरी है रेडियो में आने के लिए। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा आपने बताया कोविड के टाइम का, है ना। तो आई गेस कि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि अपनी जो इंटर्नशिप थी, राइट, वो कोविड के पहले थी, जस्ट पहले थी, है ना। हाँ। और जस्ट कोविड के मतलब लॉकडाउन जो था, है ना, लॉकडाउन के पहले तक के हमारी इंटर्नशिप चल रही थी, हम लोग अच्छा सीख रहे थे। और उसके बाद में सडनली लॉकडाउन आ गया। बिल्कुल। तो लॉकडाउन का मेरा अलग एक्सपीरियंस है। मैं एज अ आरजे आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब आपको उस वक्त क्या लगा था, क्योंकि इंटर्नशिप चल रही थी, बिल्कुल आरजे बनने के थे, टेंशन में था मैं तो कि यार अभी तो शुरू हुआ, मतलब हम जैसे तब इंटर्नशिप में थे दोनों। हाँ। और
प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि अचानक से सब बंद हो गया, हमने रेडियो की दुनिया देखी ही नहीं, हम तो जस्ट नए नए थे, हम इतना एक्साइटमेंट के साथ गए कि अब क्या होगा, क्या क्या देखने मिलेगा, सेलिब्रिटीज को मिलेंगे, लाइफ चेंज हो जाएंगी, हम आरजेस के साथ घूमेंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोविड आ गया। लेकिन फिर कोविड में वर्क फ्रॉम होम आया, टेक्नोलॉजी बदली, दुनिया चेंज हो गई, और इस चेंज का हम हिस्सा थे क्योंकि हम घर से काम कर रहे थे, हम फिर भी कंटेंट बना रहे थे, हम फिर भी बाइट्स का जुगाड़ कर रहे थे, हमारे जो आरजेस जो हमें ट्रेन कर रहे थे उनके लिए। और फिर वहाँ से करते करते रेडियो एग्रोविजन आया, जो एक ऑनलाइन रेडियो था, वहाँ आप और मैं हम साथ एक साथ जॉब किया हमने। मैं आरजे था, आलोक वहाँ म्यूजिक मैनेज करते थे, तो पूरा जो लॉग होता है रेडियो का वो आलोक देखते थे, तो हमारी जो लिंक्स है वो ये देखते थे, मतलब ये हमको रिपोर्ट करना पड़ता था कभी कभी, क्यों एक लिंक कम की भाई, ये सारी चीज़ें होती थी। या फिर कभी कोई लिंक अगर नहीं लगी तो बताना पड़ता था कि भाई वो लिंक रह गई है कर दो। तो यार लॉकडाउन ने बहुत कुछ छीना लोगों से, मैं बहुत सेंसिटिविटी के साथ कहता हूँ ये कि बहुत कुछ छीना, लेकिन हमें बहुत कुछ दिया, क्योंकि हम काम कर रहे थे उस समय। लॉकडाउन ने हमें रेडियो एग्रोविजन दिया, लॉकडाउन ने हमें इंटर्नशिप दी थी माय एफएम की, जो हम रिमोटली काम कर रहे थे, लॉकडाउन ने हमें यूसीएन दिया, टीवी शो किए हमने लॉकडाउन में, और लॉकडाउन ने हमें हिम्मत दी कि हो रहा है कुछ अपने साथ, लाइफ में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुश्किल टाइम था, लेकिन मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। एक चीज़ मैंने देखी कि जब लॉकडाउन खुला था तो जिस तरीके से मतलब एकदम से सारी चीज़ें बंद हुई थी ना, वैसे ही जब लॉकडाउन खुला था ऐसा लगा कि जैसे कोई बम फटा हो, और वैसे ही ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई, बहुत सारे खुल गए, सही बात बोली तुमने, मतलब एकदम बम्पर, वो लकी ड्रॉ था, बम्पर ऐसा लग रहा था अपॉर्चुनिटीज ऊपर से गिर के आ रही है नीचे, है ना, बस ग्रैब कर लो। बिल्कुल। और उस टाइम में काफी सारी चीजें भी हुई, अच्छी भी हुई, खराब भी हुई। तो आगे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अभी अभी एक बात बताई कि आपको आरजे राजन बिल्कुल जो थे, आरजे राजन जो सर थे, उनके साथ में रहने को मिला, काम करने को मिला, सीखने को मिला। बिल्कुल। तो कोई उनकी ऐसी बात जो आपको मतलब आज भी याद है या फिर आज भी मोटिवेट करती है, तो ऐसी अगर कोई बात या कोई किस्सा हो तो मैं चाहूँगा कि वो प्लीज़ यार आरजे राजन ना मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है, वो वेलकम का डायलॉग देखा, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा। तो उन्होंने लिटरली सड़क से उठाकर हमें स्टार बना दिया। तो हमेशा बोलते थे कर बेटा मैं तेरे पीछे हूँ। हाल ही में उनका अनफॉर्चुनेट डिमाइस हुआ, मतलब हम सबकी ज़िंदगी हिल गई यार, कि इतना बड़ा आदमी जो इतना बड़ा सपोर्ट था हमारे लिए वो चला गया। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहूँगा आज हमारे पॉडकास्ट पे कि आरजे राजन सर का जाना एक बहुत ही बड़ी गैप बिल्कुल शॉक था इंडस्ट्री में, नागपुर इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में छोड़ के चले गया, और उनका जाना बहुत ही दुखद था, बट वो लिटरली बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन थे बहुत सारे लोगों के लिए, एंकर्स बोलिए या फिर आरजेस बोलिए, है ना, क्योंकि उनको जहाँ तक मैंने देखा था उनका जो एनर्जी लेवल था, अरे बाप रे, आउट ऑफ द वर्ल्ड था। उनकी जो भी एज लिमिट रही होगी, है ना, लेकिन जो एनर्जी लेवल था उनका, वो एनर्जी लेवल एक यंगस्टर को भी मैच कर पाना बहुत मुश्किल था। 48 के थे, ओके, हम 25, 24, और वो हमसे ज्यादा काम करते थे, और हमेशा बोलते थे क्या बेटा ऐसा काम करेगा कि तू सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है, 2 बजे तक मैंने रात को शो किया, सुबह 7 बजे मैं ऑफिस में हूँ, तू 7:15 बजे आ रहा है। तो वो सारी उनकी बातें थी जो इंस्पायर करती थी। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं तुम्हें उनकी। एट द एंड देखिए, कहते हैं कि आदमी को इंट्यूशंस होते हैं, अब ये सच है या गलत सब अपनी अपनी श्रद्धा भावना से इस बात को मान सकते हैं, कि ना मैं उनको हमेशा देखता था और बोलता था कि सर आप ये क्यों करते हो यार, आप 48 के हो, आपकी इतनी सैलरी है, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, आप बढ़िया फैमिली के पास जाओ, एंजॉय करो, ये पागलपंती क्यों, मतलब आरजे हम थोड़े पागल होते हैं, थोड़े क्रेजी होते हैं। तो बोले बेटा जब तक तू पागल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा, और ये मेरा छूट जाएगा तो मैं जी नहीं सकूंगा। तो ये मेरी एनर्जी, ये मेरी वाइब है। तो जब टूवर्ड्स द एंड तो उन्होंने ना मुझे वो सारी जगह वो लेके गए जहाँ वो जाते थे, उन सभी लोगों से मिलाया जिनसे वो मिलते थे, वो सभी शोज जो वो करते थे वहाँ उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। मतलब जब वो थे उनके आखिरी साल में, मैं वो सारे शोज में उन्होंने मुझे सीमलेसली रिप्लेस कर दिया कि जहाँ वो काम करते थे। कि जैसे कि उनको कुछ इंट्यूशन आना था कि भाई अभी अपनी लेगेसी है, यहाँ यहाँ अपना इतना है, हमें आगे बढ़ना है। तो मैंने वो पूरे 1 साल उनके वो सारे शोज़ किए, बड़े बड़े शहर की, फिर चाहे वो खासदार क्रीड़ा महोत्सव हो, सांस्कृतिक महोत्सव, बड़े बड़े फैशन शो, चीफ मिनिस्टर का इवेंट हो, यूनियन मिनिस्टर का इवेंट हो, सब जगह वो मुझे ले जाते थे और मुझे करने बोलते थे कि जा बेटा कर। और पता नहीं क्या हो गया, सडन उनकी डेथ हो गई, एंड नेक्स्ट ईयर से मैं वो सारे इवेंट अभी करते आ रहा हूँ, 3 साल हो गए अब मुझे। सो मतलब समझो कि
क्या है ये, कि मतलब कैसे कहीं ना उनको कहीं पता से, चला कि हाँ। कुछ है, हम मेरी जगह में इसको डाल देता हूँ, और वो लेगेसी आगे चल रही है, उनकी देन है जो हम कर रहे हैं अभी जहाँ भी है। हम्म, कि मतलब वो जहाँ पे भी जा रहे थे आपको लेके जा रहे थे, और ये बिल्कुल, कहीं ना कहीं मतलब वो कनेक्ट करते जा रहे थे अपने लोगों के साथ कनेक्टिंग द आपको, डॉट्स, बिल्कुल है सही ना? बोला। कि मतलब कल को उनको भी नहीं पता रहा होगा शायद कि क्या मतलब था क्या पता होगा नहीं, क्या नहीं होगा, क्योंकि हर बिल्कुल किसी को नहीं पता रहता है ना? बट जो आपने इंट्यूशन वाली बात बोली, वो भी हो सकती है, हो और सकती है। जहाँ जहाँ वो लेके गए आज की डेट में कहीं ना कहीं वो जो गैप हाँ, है ना, जो उनके जाने के बाद में हुई है, हम्म, वो जो गैप है, वो मतलब जो रिक्वायरमेंट, गैप भी नहीं, मैं रिक्वायरमेंट बोलूंगा, वो आपके थ्रू फुलफिल हो रही है, बिकॉज आप उनके एक अच्छे शिष्य थे, बिल्कुल सही बात है। है ना? और आप उस चीज को भी इतने अच्छे से निभा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है ग्रेटफुल ना? रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है लाइफ में हमेशा। हाँ। कभी भी ऐसा अगर लग गया कि ये सब तो मैं कर रहा हूँ, ये तो हमारा है, कुछ हमारा नहीं है, वी हैव टू बी ग्रेटफुल एवरी डे। आज एक अच्छा शो मिला, थैंक यू बोलो, और उम्मीद करो कल फिर से मिले, क्योंकि Exactly. हम तो ऐसी इंडस्ट्री में हाँ। आउट ऑफ साइट हाँ। इज आउट ऑफ माइंड, हाँ। तो लेट्स बी ग्रेटफुल। अच्छा, आपकी बातों से थोड़ा सा मेरे को सेंस आया है कि आप मतलब पहले तो हम लोग यार कुछ और थे, है ना? हाँ ट्रू, कि मतलब तू तू है, मैं हूँ, हाँ है ना? बिल्कुल बट अभी जो बात आपने बोली उससे थोड़ा सा सेंस ये आया मुझे कि शायद स्पिरिचुअलिटी जो है वो थोड़ा सा टच कर गई है आपको। स्पिरिचुअलिटी भी मैं कहूँगा कि मैच्योरिटी है ये, हाँ स्पिरिचुअलिटी भी कह सकते हैं इसको, लेकिन यार ये सच बात है कि मैंने एनालाइज की ये सारी चीज़ें, एंड अल्टीमेटली वही सच है यार, कि जिस दिन हम उनको लगेगा ना कि मैंने किया यार, मैं तो हीरो हूँ, लगना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे भी लगता है कहीं भी मैं रूम में जाऊँ तो ऐसा लगता है कि मैं ही हीरो हूँ, वो कॉन्फिडेंस हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हो और अहंकार ना हो, बस बाकी सारी चीज़ें चलती रहती है एकदम सॉर्टेड। ओके। और इसके बाद में अगला जो सवाल है आपसे, वो मेरा ये है हाँ कि आरजे बनने के बाद हाँ आपके साथ में बहुत सारे ऐसे किस्से हुए होंगे कि आपसे फैंस आके मिले होंगे, है ना? ऑनलाइन मिले होंगे, और उसके बाद में ऑफलाइन मिले होंगे, ऑन ग्राउंड इवेंट्स के टाइम में मिले बिल्कुल। होंगे। क्योंकि कैसा होता है ना कि आरजे जो होता है वो बहुत सारे लोगों के लिए आज भी मिस्ट्री है बिल्कुल है, कि आरजे दिखते कैसे हैं, उनका काम कैसा होता है ना? और एक सेलिब्रिटी इमेज होती है आरजे की, हाँ, उनके ऑडियंस के सामने। तो हर कोई ना जैसे सेलिब्रिटी से मिलना चाहता है, सलमान खान से मिलना चाहते हैं, हाँ। है ना? संजय दत्त से मिलना चाहते हैं, तो वैसे ही ऑडियंस या फिर जो फैंस होते हैं वो आरजे से भी मिलना चाहते हैं। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आपके साथ में कभी ऐसा फैन मोमेंट हुआ है, या फिर कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ है फैंस के साथ में जो आपको याद है या फिर बहुत अच्छा लगा? देखिए रेगुलर होते हैं, जैसे कि हम आरजे से रेडियो के साथ हम ऑन ग्राउंड करते हैं इवेंट्स बहुत सारे, हम एंकरिंग भी करते हैं, तो लोग मिलते हैं। सबसे पहला अनुभव हमेशा स्पेशल होता है ना कि जब आपको कोई पहचानता है। हाँ। तो जैसे मैं ऑन एयर आया, मेरा इवनिंग शो हुआ करता था, तो सबसे पहले मुझे ना कैब वाले भैया ने पहचाना ओके। कि मतलब मैं उस दिन कैब से ही जा रहा था, तो बोले भैया कौन सा रेडियो सुन रहे हो? बोले वो मिर्ची सुन रहा था। मैंने कहा कि 94.3 माई एफएम सुनते हो? सुनते हैं ना। बोले शाम को किसका शो आता है? वो एक आरजे आमोद है, बोले उसका शो आता है, नए आए हैं बोले। ओके। मैं बोला मेरा नाम देखो, मैं वही हूँ। हाँ। वो एक स्पेशल था। फिर जब आप ऑन ग्राउंड इवेंट्स में जाते हैं और वहाँ से लोग पासिंग बाय, आपको एक पेरिफेरल नॉइज आती है ना कि यार ये आरजे आरजे आमोद है, मतलब वो आपसे बात नहीं करना Whisper चाहते, type हाँ का। वो बस आपको देखना चाहते कि ये आरजे आमोद है, मैं इसको जानता हूँ। हम्म। तो ये तो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। और आपको तो पता ही है रेडियो की कहानी है, हम जब बोलते हैं गला खराब है तो दवाइयाँ आ जाती है, हाँ। हम जब बोलते हैं भूख लगी है तो यार हमारे लिसनर्स इतने अच्छे होते हैं, बस पकड़ के आते हैं और लेकर आते हैं। अभी दिवाली में मैंने कहा था कि यार फराळ खाने का बड़ा मन कर रहा है, मेरे शंकरपाळे फेवरेट है। तो हमारे लिसनर उस दिन तो नहीं आए, लेकिन 2-3 दिन बाद वो आए, उन्होंने अपने घर पे अपने हाथ से जो शंकरपाळे बनाए थे वो लेकर आ गए। क्या बात तो है, ये क्या भी बात है। हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, पर ये सिर्फ रेडियो में होता है ओके। ये प्यार। ओके। अच्छा, जो ऑडियंस को नहीं पता कि शंकरपाड़ा क्या होता है, हाँ। वो एक्चुअली यहाँ की एक डिश होती है महाराष्ट्र की, जो कि मीठी होती है और जैसे रोटी बनाई जाती है, हाँ। उसको कट करके हम नमकीन बनाते हैं अपने मतलब कि इंडिया में, तो वैसे ही उसमें शुगर डाली जाती है और वो मीठा नमकीन होता है, बिल्कुल। उसको बोला जाता है। तो ये बड़ा ही प्यारा और एकदम मीठा सा किस्सा बताया आपने, बहुत ही Right. इंटरेस्टिंग था। अब मुझे एक चीज़ पूछना है कि ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट कोई फैन के साथ में अभी तक? बहुत बार ऑकवर्ड मोमेंट कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी आई कैन गेट इनटू ट्रबल, लेकिन क्या होता है ना, कई बार जो हमारे शोज़ होते हैं, कई बार विमेन ओरिएंटेड शोज़ होते हैं, पूरे महिलाओं वाले शोज़ होते हैं, तब भी कई बार क्या हो जाता है
कि आप नंबर दे देते हो अपना, क्योंकि उस मोमेंट में आप होते हो। और फिर कई बार जब आपको कोई लोग प्रेज करते हैं, ऑकवर्ड नहीं होता, वो प्यार होता है उनका, लेकिन फिर आप समझ नहीं पाते कि मैं इसको रिप्लाई कैसे करूँ। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, फिर उनका कहना है कि यार सर हमने आपको मैसेज किया था, इतना अच्छा वो इवेंट हुआ, आपने हमें रिप्लाई नहीं किया। तो अभी उनको फेस टू फेस तो आप रिप्लाई कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप पे आप कई बार मिस हो जाता है। तो ये बड़े ऑकवर्ड मोमेंट्स हो जाते हैं यार, कि हमने किसी का टेक्स्ट मिस कर दिया, किसी का अच्छा कॉम्प्लीमेंट था उसे रिप्लाई नहीं दिया, तो ये बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि यार सॉरी कहना पड़ता है कि माफ़ कर दो यार, छूट गया। तो ऐसा हम करना नहीं चाहते, बट हो जाता है, आपको भी पता है। हाँ भाई, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आरजे आमोद आपको रिप्लाई करेंगे कभी ना कभी, है ना। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे पास, और मैं जानता हूँ कि ये नागपुर की जो जनता है, ये उनके दिल का सवाल है ना। और ये जो सवाल है वो ये है कि आरजे बनने के बाद पर्सन फेमस हो जाता है ना, और फेमस पर्सन के पीछे जो शोहरत है, दौलत है, अरे बाप रे, है ना, और जो क्या बोलेंगे, जो मोहब्बत है, हाँ ग्लैमर है, ओह माय गॉड, ग्लैमर, वो भर भर के आता है, है ना। तो मैं ये जानना चाहूंगा, या फिर नागपुर की जनता जानना चाहेगी कि आरजे आमोद की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। देखो तुम मुझे, यू आर गेटिंग मी इनटू ट्रबल अगेन, मेरी शादी होने वाली है, सो ये राज भी उसी के साथ चला गया। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊँ आलोक, ये तो तुम्हें भी पता है, वैसे तुम भी रेडियो की दुनिया को जानते हो, कि हमें ऐसा लगता था ना कि रेडियो पर हम शो करेंगे, बस कल के कल फेमस, मतलब मुंबई का किंग कौन तो भीकू मात्रे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक फैन बेस आपका रहता है जो रेडियो सुनता है, लेकिन उसको आपसे प्यार करने के लिए टाइम लगता है, कि आप रिलेटेबल हो या नहीं, कि आप अपनी दुनिया में हो या नहीं। तो यार वो धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ती है, और फिर जब सारी चीज़ें आती है तब अच्छा लगता है कि हाँ चलो अब मुझे 1-1.5 साल बाद लोग जान रहे हैं, ऐसा लगता है। अब 3 साल हो गए, अब तो लोग मुझे जानते ही है, ऐसा होता है। तो वो ओवर द नाइट नहीं होता, भीकू मात्रे को बनने के लिए भी टाइम लगता है। ओके, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत ही अच्छा घुमाया आपने, है ना। लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि गर्लफ्रेंड्स कितनी रही हैं आरजे आमोद की। ये बड़ा गलत सवाल है भाई साहब। ये मैं ठीक है, मैं इसमें ना 2 ऑप्शंस देता हूँ आपको, हाँ। कि एक सच्ची सच्ची बताइए आप कि कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं। सच्चाई बताऊँ तुम्हें, सब लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार ये तो आरजे है, इनकी गर्लफ्रेंड होगी, इसलिए कोई हमें पूछता ही नहीं है। सबसे पहला तो ये होता है कि ये तो है, इनकी कहाँ गर्लफ्रेंड, यार इनकी तो गर्लफ्रेंड होगी, इनसे कहाँ बात करें हम। ये सच्चाई है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर झूठ मूठ में आपको बताना रहे। नहीं यार, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। ये आंकड़ा तुम मुझे ऑकवर्ड कर रहे हो। संजू थोड़ी है हम भाई कि इतने सारे करे, प्यार एक ही बार होता है, बस इतना बोलेंगे हम। ओके ओके ओके। और ये वाला तो बहुत ही प्यारा, मतलब आपने कहा कि मतलब एज आरजे सभी को लगता होगा कि भाई ऑलरेडी भाई के पास में होगी, बहुत कुछ है ना। तो वैसे ही मैंने भी एक वीडियो देखा था, तो उसमें कुछ ऐसा मेंशन था कि क्या बोलते हैं कि बंदा अगर हैंडसम हो, तो हर लड़की को लगता है इसकी तो 4-5 गर्लफ्रेंड होगी। ये सिंगल तो ये चक्कर में कोई बात ही नहीं करता, और ये हर सिंगल लड़के की दुख भरी कहानी है। और फिर वो स्टेटस डालता है 36 आएगी 36 जाएगी, मेरे वाली मेरी मम्मी लाएगी, मम्मी लेके आएगी, है ना। और इसके बाद आगे जो मेरा सवाल है वो ये है कि जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं, है ना, कि मतलब कुछ ऐसे पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस टॉपिक्स होते हैं, या फिर इसके अपार्ट भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसपे आरजेस को पब्लिकली अलाउड नहीं होता है बोलना, राइट, है ना। और वो अपने शो में भी उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इवन अगर कोई ऑन ग्राउंड इवेंट है, बिल्कुल, तो वहाँ पे भी उन्हें मना किया जाता है कि आप इस पे डिस्कस मत करो। तो मेरा ये सवाल है कि वैसे टॉपिक पे आरजे किस तरीके से डील करते हैं, या फिर आप कैसे डील करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले ऐसा होता था कि रिलीजन, पॉलिटिक्स और सेक्स, ये 3 टॉपिक अवॉइड किए जाते थे, क्योंकि रेडियो को एक पॉजिटिव मीडियम बोलते हैं हम, कि यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी की बात होगी। लेकिन अब आरजेस जो है वो एक अपना ओपिनियन रखते हैं, बट वो ओपिनियन ऐसा नहीं होता कि वो किसी को हर्ट करे। अब मुझे क्या फील हो रहा है इस मोमेंट पर, फॉर एग्जांपल अगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है तो मैं बात करूँगा, ये मुद्दे की बात है, ये ज़रूर होगी। पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा है, किसकी सरकार बन रही है, क्या हो रहा है, ये हम बात करेंगे। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारी बात हो रही है ना। और रिलीजन की बात हो रही है तो रिलीजन की बात नहीं करते हम, रिलीजन के आसपास क्या हो रहा है। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो हुआ, हम भी खुश हैं, तो हम उसकी बात ज़रूर करते हैं। कुंभ मेला चल रहा है उसकी बात हम करते हैं, बट हम किसी को हर्ट नहीं करते, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करते। एक सेंसिटिविटी आरजी की हमेशा होती है,
एंड आरजे की जो हमेशा क्वालिटी होती है ना, ही शुड मेक सेंस। अगर सेंसलेस है तो वो आरजे नहीं है और वो ऑन एयर भी नहीं है। हमारे बहुत सारे बॉसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती है, हमारी प्रेप शीट्स वगैरह सारी चीज़ें होती है यार, हम डायरेक्ट जो चाहे वो नहीं बोल सकते। प्रिपरेशन होती है, हमारे जैसे न्यूज़ में एडिटर्स होते हैं वैसे हमारी चीज़ों को भी एडिट किया जाता है और फिर हम ऑन एयर बोलते हैं, तो प्रोसेस होती है। तो ऐसा आसानी से कुछ नहीं बोल सकते हम, बट ओपिनियन रखते हैं। ओके, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में, वो ये कि जैसे आपने बताया कि प्रेप शीट वगैरह और ये सारी चीज़ें रहती हैं, और आपके जो अपर लाइन होते हैं या फिर जो बॉस होते हैं उनके अंडर द टेबल या फिर उनके मतलब नज़रों के सामने से वो शीट जाती है, और उसमें वो फिल्टर होता है कि मतलब क्या चीज़ें जाएंगी ऑन एयर और क्या चीज़ें नहीं जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सन या फिर जो ऑडियंस या फिर कोई भी एक पर्सन जो ये सोच रहा हो कि मैं आरजे बनना चाहता हूँ, है ना, या फिर हर किसी का एक ड्रीम हो जाता है कि मतलब यार मुझे भी कभी ना, है ना, आरजे बनना है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे आरजे बनना है ना, और रेडियो की फील्ड में आना है, तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि सिर्फ आरजे ही है जो एक पोस्ट है रेडियो इंडस्ट्री में जिसमें हम जा सकते हैं, और जो वही एक डेजिग्नेशन है जिसको होल्ड करके हम काम कर सकते हैं। बट मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा रेडियो के बारे में डिटेल में बताएं कि अगर कोई पर्सन आरजे नहीं बन पाता है ना, जो कि मेरे रियल लाइफ में भी हुआ। हाँ, तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि आरजे के अलावा भी और कई सारी पोस्ट होती हैं या फिर डेजिग्नेशन होते हैं जहाँ पे हम काम कर सकते हैं रेडियो के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस से या फिर अपने जो जर्नी देखी है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं कि आरजे के अलावा रेडियो में क्या क्या काम होता है और किस तरीके से काम किया जाता है। रेडियो में ना अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं। एक होता है सेल्स, एक होता है प्रोग्रामिंग, एक होता है फाइनेंस, एक होता है टेक्निकल। अब देखो फॉर एग्जांपल जिसको आरजे बनना है तो वो फाइनेंस और टेक्निकल तो उसके काम की चीज़ नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग वालों का काम है, ये तो सीएस का काम है, तो फाइनेंस फील्ड वालों का काम है। तो यहाँ आने वाले लोग अपने आप आ ही जाते हैं अपनी क्रेडिबिलिटी से। लेकिन ये जो दो फील्ड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्स और प्रोग्रामिंग, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोग्रामिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। प्रोग्रामिंग में एक आरजे होता है जो रेडियो का फेस होता है, जो रेडियो की आवाज़ होती है, लेकिन उसके पीछे जो आप एड्स सुनते हो उसको लिखने के लिए कॉपीराइटर्स होते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, वो ऐड को जो लोग म्यूज़िक देते हैं वो प्रोमो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और इन सबको जो हैंडल करते हैं वो होते हैं प्रोग्रामिंग हेड। सो आरजे, कॉपीराइटर, प्रोग्रामिंग हेड, प्रोमो प्रोड्यूसर्स, और एक और पोस्ट होती है जिसको कहते हैं प्रोड्यूसर। तो वो प्रोड्यूसर क्या करता है, आरजेस के लिए कंटेंट बनाता है। हालांकि अभी नागपुर शहर में प्रोड्यूसर्स नहीं है, लेकिन बहुत सारे रेडियो स्टेशंस है जहाँ पर प्रोड्यूसर है। एक रेड एफएम है आई गेस, वहाँ पर प्रोड्यूसर की है अभी भी नागपुर शहर में, बाकी कहीं भी प्रोड्यूसर्स नहीं है। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो पीएच का काम करते हैं, प्रोग्रामिंग हेड्स या प्रोग्राम डायरेक्टर उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे रेडियो के अलग अलग वर्टिकल्स हैं। अगर आप लिखते अच्छा हो तो आप कॉपीराइटिंग कर सकते हो, अगर आपको म्यूज़िक साउंड टेक्निकल नॉलेज है तो आप प्रोमो प्रोडक्शन कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आरजे सिर्फ एक फेस है, लेकिन उसके पीछे पूरी टीम है, और कई बार ये टीम हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होती है। वो हमें बताती है कि रामू तूने यार ये लिया ना, इसको और अच्छी तरीके से ले सकता है, तू ये कंटेंट तू बना सकता है। तो इतने वर्टिकल्स होते हैं रेडियो में। तो सेल्स हेड होते हैं, फिर प्रोग्रामिंग हेड्स, फिर उसके भी बॉसेस होते हैं, रीजनल प्रोग्रामिंग हेड, नेशनल प्रोग्रामिंग हेड, अरे बहुत बड़ा। सो मतलब ये 4 वर्टिकल्स हैं, इन 4 वर्टिकल्स के ऊपर अपने अपने बॉसेस होते हैं। तो सिर्फ आरजे नहीं है, आरजे इज जस्ट अ फेस, उसके पीछे इतनी सारी टीम है जो एक रेडियो स्टेशन को चलाती है। मतलब आरजे के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं बिल्कुल, रेडियो में। सेल्स है सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा अगर रेडियो चलता है सेल्स की वजह से, पैसा वो लाते हैं, एड्स चलती है, इसलिए हम सबकी सैलरीज आती है। सो सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमबीएस जो है वो भी बराबर सेल्स में आ जाते हैं। तो सिर्फ प्रोग्रामिंग वाले जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ आरजेस है, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका ये कहना है कि आरजे के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं और डिजिग्नेशंस हैं जहाँ पे लोग आरजे के अलावा भी रेडियो फील्ड में काम कर सकते हैं। यस, अभी तो सोशल मीडिया है, इतना सारा सोशल मीडिया, इंटर्न्स है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये एक चीज़ नई आ गई है अभी, है ना, कि सोशल मीडिया की वजह से जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ों में या फिर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इम्पैक्ट आ गया है उस चीज़ का, है ना। तो मेरा ये पूछना रहेगा आपसे कि जो रेडियो है ना, क्या इस पे भी सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पड़ा है? बिल्कुल, और रेडियो अगर पे इम्पैक्ट है। पड़ा है तो कितना?
बहुत इम्पैक्ट पड़ा है रेडियो पे सोशल मीडिया का। और जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी हम पॉडकास्ट पे है, हम बात कर रहे हैं। आरजेस जो पहले मिस्ट्री हुआ करते थे, जो सिर्फ एक आवाज़ थी, वो आवाज़ अब आपको दिखनी भी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि रेडियो अब दिखता है, अब रेडियो हमें दिखाना पड़ता है। सबके घर में रील्स ज़्यादा चलते हैं आजकल, टीवी भी नहीं चलता। तो जब तक आप रील में रेलेवेंट नहीं हो तो आप रियल में रेलेवेंट हो ही नहीं सकते। सो आरजेस को जितना बढ़िया शो करना है, उतना बढ़िया कंटेंट भी बनाना है सोशल मीडिया पर रेडियो की एक खास बात हमेशा रहेगी, जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, कि रेडियो एक प्रोसेस से चलता है। सोशल मीडिया पर कोई भी एक फ़ोन उठाकर कुछ भी चीज़ बोल सकता है गूगल पर देखकर। उसमें कोई एडिट नहीं है, कोई एडिटोरियल्स नहीं है उसके ऊपर कि जो इसे देख रहा है कोई प्रूफ रीड कर रहा है उसके कंटेंट को, कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी ओपिनियन ठोक दे। लेकिन रेडियो में ट्रेंड प्रोफेशनल्स रहते हैं, एक प्रोसेस से हमारे ओपिनियंस बनते हैं, एक पर्सनैलिटी होती है, हमारे बॉसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बाद चीज़ें बाहर आती है रेडियो में। सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं है, वो अनफिल्टर्ड है, कोई कुछ भी बोले सोशल मीडिया पर। और आज तो मोबाइल सामने रख दिया और कुछ भी बोल दिया, हम कहते हैं शूट शिट विद कॉन्फिडेंस। तो ये है, एक बार फिर से बोलिए थोड़ा आराम से, वो क्या था? शूट शिट विद कॉन्फिडेंस। ये सोशल मीडिया का आज का दौर है। लोग मतलब सेंसेशनलाइजेशन करना चाहते हैं जिसमें कोई गलत बात नहीं है। वायरल होना है ना, हुक बोलना है, कुछ भी बोल दो कि ये 2 मिनट वाले नूडल्स खाओगे तो आपकी मौत हो जाएगी। अब फिर वीडियो तो देखेगा आदमी कि यार हम तो खाते ही है ये नूडल्स। तो ये सेंसेशनलाइजेशन है। मौत तो नहीं हो रही है, लेकिन वो बताएगा कि बैक्टीरिया है, क्या है, वो डिकोड करेगा। मैं से किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, बट ये है, सोशल मीडिया इज शूट शिट विद कॉन्फिडेंस एंड रेडियो इज़ नॉट शूट शिट विद कॉन्फिडेंस। रेडियो इज स्पीक ट्रूथ विद कॉन्फिडेंस एंड फैक्ट्स। सो ये इम्पैक्ट तो है और हम सब सोशल मीडिया पर है, वी लव इट। तो ये हो गया हमारा रेडियो के बारे में, है ना। अब एक जो चीज़ है जो आई थिंक यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पर्सनली टच करूँगा, है ना। मैं ऐसा हाथ से नहीं टच करने वाला। तो अभी हम लोगों ने रेडियो की फील्ड जानी है, ठीक है, और एक आरजे के बारे में जाना है, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आरजे आमोद जो है वो आरजे होने के बाद में भी उसकी एक पर्सनल लाइफ है, ठीक है। तो आरजे आमोद को ऑन ड्यूटी शो करना पड़ता है, ऑन ग्राउंड इवेंट्स में जाना पड़ता है ना। और उसके बाद में घर पे भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है। अभी आपने बताया कि शादी होने वाली है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है ना। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आरजे आमोद जो सोशल मीडिया पे है, जो शो में है, उसके अलावा आरजे आमोद क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि मतलब हमेशा ऐसा लगता है ना कि माइक ऑन कर दिया तो हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है। और ये बात बिल्कुल सच है कि हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, एनजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। जैसे सबसे मुश्किल पल अपने करियर का मैं बताता हूँ आपको, राजेंद्र सर की मैंने बात की। तो जब उनकी डेथ हुई, उनके नेक्स्ट डे मुझे उनके लिए ट्रिब्यूट शो करना पड़ा जो उनका ही शो था। तो मेरा हाथ लिटरली थर थर काँप रहा था, मेरे से माइक की बटन नहीं दबाई जा रही थी। बट द शो मस्ट गो ऑन, बटन मुझे दबानी पड़ी, मैंने शो किया। नागपुर शहर के पूरे लोगों ने कॉल किया कि हम उनकी आवाज़ सुनते थे, हम ये सारी चीज़ें करते थे। उनको ट्रिब्यूट दिया उन्होंने, और यहाँ हमारे आंसू निकल रहे, लेकिन वहाँ हमें शो करना है हंस के। तो ऐसा कई बार होता है। मतलब ये तो बहुत ही टफ मोमेंट है, ऐसे बार बार पल नहीं आते। कभी कभी आपके पर्सनल लाइफ में झगड़े हो जाते हैं, यार ब्रेकअप ही हो गया सबसे सिंपल, आप इधर सदमे में हो, लेकिन आप उधर बोल रहे हेलो एंड गुड मॉर्निंग नागपुर, कैसे आप सब लोग। मुझे पता है यार लाइफ टफ है, लेकिन इस टफ लाइफ को डील करने के लिए बढ़िया म्यूज़िक हम सुनाते हैं ना आपको, तो म्यूज़िक हम अपने आप को भी सुनाते हैं। तो ये तो है यार, ये तो द शो मस्ट गो ऑन। और ये तो हमारी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ अलग नहीं है, हम 24/7 मूड में ही रहते हैं। और ये बिल्कुल गलत है कि सब कहते हैं कि आरजेस बहुत एक्साइटेड होते हैं, पागल होते हैं, वर्बल डायरिया से ग्रसित होते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ एक अच्छा आरजे वो होता है जिसको कब बोलना है ये पता नहीं है, लेकिन कब शांत होना है ये पता है। सुनने वाले बेहतर होते हैं, सुनाने वाले सुनाते ही रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही गहरी बात एकदम अचानक से, यार अचानक से कहाँ से गहरी बात कर देता हूँ ना मैं। तो ये स्टाइल है आरजे आमोद का, गहरी बातें करने का बीच बीच में, है ना। तो ये बहुत ही इमोशनल किस्सा था और ये डेली लाइफ में होता है ना। बट एक मैं जो चीज़ जानना चाहता हूँ वो अभी भी थोड़ी सी रह गई है, कि एक आरजे आमोद का सॉफ्ट कॉर्नर जो है, जो फेस किसी ने नहीं देखा, है ना।
ना वो शोज़ में दिखता है, ना वो ऑफिस में दिखता है। तो वो कौन सा फेस है या फिर वो किस तरीके का आरजे आमोद है जो अभी तक छुपा हुआ है लोगों से? यार हाँ, ये बहुत अच्छा एक और तुमने सवाल पूछा है। ये एक और गहराई वाला कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, वो वाला आपने सवाल पूछा। लेकिन मेरा जो सच्चा चेहरा है ना, मैं आपको सच बात बताऊँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाता हूँ चीज़ों से। व्हाट्स नेक्स्ट, ये मेरा है। और ये मेरा प्रॉब्लम भी है कि कई बार ना मैं सेंसिटाइज नहीं कर पाता चीज़ों को, सेंसिटिविटी नहीं है मुझ में। तो मैं अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया, अगर मेरा ब्रेकअप भी हो गया, अगर कोई लॉस भी हो गया लाइफ में, तो मैं पट से मूव ऑन करता हूँ कि यार अब क्या है नेक्स्ट, अब हो गया ना प्रॉब्लम, उसके ऊपर रोता नहीं, सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। इसलिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार तू तो कैसा आदमी है यार, पत्थर है तू। लेकिन पत्थर तो नहीं है, हम अकेले में फील करते हैं। होता है कई बार लो मोमेंट्स आते हैं लाइफ में, लेकिन मोस्टली मेरे लाइफ में तो नहीं आते। मेरा नाम आमोद है, सबको खुशी मैं देने की कोशिश करता हूँ। और इसमें कई बार अपन भी सैड है ना, तो भी लोगों के लिए एक चेहरा बनाना ही पड़ता है। तो वो तो है हाँ। बहुत ही सही चीज़ बोली आपने कि लाइक एज अ आरजे आपको ये बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से डील करना पड़ता होगा कि अगर कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई तो शो तो करना ही है ना। और ये चीज़ बड़ा अच्छा बताया आपने कि आप जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों का इशू होता है। प्रॉब्लम है, मूव ऑन नहीं कर पाते लोग, और मेरा यही प्रॉब्लम है कि मैं मूव ऑन कर जाता हूँ पुरानी चीज़ों को। हाँ यार, कैसा आदमी है यार, कितना पत्थर दिल आदमी है तू, कैसे तूने मूव ऑन कर लिया, शर्म नहीं आती तुझे? तो ये बड़ा सही किस्सा बताया। और उसके बाद में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपकी, जैसे मैंने गर्लफ्रेंड वाला सवाल किया, तो ऐसा कभी आपके साथ में हुआ कि कोई फीमेल फैन या फिर फीमेल फैन का इंटरेक्शन ऑन ग्राउंड जिसकी वजह से आपको एकदम से मतलब स्पेशल फील हुआ हो या फिर ऐसा ऑकवर्ड फील हुआ हो? यार स्पेशल तो हर बार ही फील होता है जब भी कोई हमसे बात करने आता है। जब कि पहली बार किसी लड़की ने सेल्फी ली तो ऐसा लग रहा है यार आमोद स्टार बन रहा है, तो धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन फीमेल फैंस की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि वही रहता है। और मैं ना एक हमेशा रखता हूँ थोड़ा सा एक एटीट्यूड बोल दो, या मेरा एक ये वर्क एथिक है। कहीं भी मेरा शो होता है ना, मैं उसके बाद वहाँ रुकता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है मैंने शो किया स्टेज पर, अब मैं सीधा निकल जाता हूँ। मैं खाना खाने के लिए भी नहीं रुकता। मुझे ऐसा लगता है कि एक मिस्ट्री रहे कि कौन था वो एंकर, आया, उसने बात की, चला गया, अब वो कहाँ है। तो इसलिए कई बार मैं ये इंटरेक्शन छोड़ता भी हूँ। लेकिन जब होता है तो किसको पसंद नहीं यार, हर लड़के को पसंद है, मैन विल बी मैन। हमें तो हमेशा पसंद है हीरो। फिर अपने दोस्तों को जाके बताना कि भाई कितनी लड़कियों ने आज सेल्फी ली, कितनी लड़कियों ने आज सेल्फी ली, तेरा भाई पता है कौन है। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन का डायलॉग है ना, मेरी इज्जत बहुत है लेकिन मेरे घर वालों को पता नहीं है। घर वालों को नहीं पता है। वो है। हाँ। और ऐसे ही क्या बोलते हैं, अभी नागपुर से रिलेटेड कुछ बात बोली आपने, शो से रिलेटेड, तो एक सवाल आया मेरे दिमाग में कि नागपुर जो है एक बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत ही खूबसूरत सिटी है और बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाली सिटी है ना। लेकिन नागपुर की जो इमेज है ना, वो बाहर बोलिए या फिर कैसा मैं बोलूँ कि आउट ऑफ कंट्री या फिर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ सिटी, नागपुर की एक अलग ही इमेज बन रखी है। सही बात है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एज अ आरजे आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है ना। और दूसरी चीज़, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो आपका क्या देखने का नज़रिया है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नागपुर में कुछ चेंजेस होने चाहिए है ना, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो नागपुर के पब्लिक को अवॉइड करना चाहिए, तो वो चीज़ें क्या है? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। अगर हम अपनी मीडिया की भाषा में कहें तो नागपुर शहर की ब्रांडिंग बेहद गलत है यार। हमारा शहर अगर आप पॉलिटिकल नैरेटिव से देखो तो बहुत अच्छा शहर बताया जाता है, फ्लाईओवर्स का शहर है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त है, एंड ये बात बिल्कुल सच है। इंडिया का सेंटर है, बिल्कुल जोग्राफिकल सेंटर है, 0 माइल है, हेरिटेज है, सीताबर्डी फोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे नागपुर शहर की। लेकिन ब्रांडिंग देखो कितनी गलत है। हमारे शहर में एक से बढ़कर एक एजुकेटेड लोग हैं। शहर का पॉलिटिक्स, देश का पॉलिटिक्स हमारे शहर से चलता है। इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे शहर में, HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, करोड़ों का बिजनेस बनाने वाले लोग हमारे शहर में। लेकिन फिर भी शहर की ब्रांडिंग क्या है? सोशल मीडिया की वजह से हुई है। क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स, जो आप देखते होंगे हमारा फुटाला तालाब, यार इतना खूबसूरत तालाब है, हेलीकॉप्टर के पास जाकर ये क्या है भाई, मतलब इससे क्या हो रहा है, क्या दिखा रहे हो लोग,
कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्यों करना है? हमारे नागपुर शहर में कुछ ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जो बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, हमारे नागपुर शहर का मजाक भी वो उड़ाते हैं, लेकिन वो एक सटायर होता है, उससे हमारा शहर ही निखर कर आता है। कई सारे क्रिएटर्स हैं जैसे नेहा ठोमरे है, वैभव है, मेरा अच्छा दोस्त है, ये इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, हमारे नागपुर शहर के लिंगों को दूर तक पहुंचाते हैं, लेकिन नागपुर शहर को कभी बदनाम नहीं करते। नागपुर शहर की सिर्फ 2 गलत ब्रांडिंग है। एक तो यहाँ के लोग सिर्फ खर्रा खाते हैं, कितनी गलत बात है भाई, हम थोड़ी खा रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे, जैसे मैं कह रहा हूँ यार, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, सब लोग थोड़ी खा रहे हैं, कानपुर थोड़ी है, जैसे कानपुर की ब्रांडिंग है। और दूसरा ये क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स, बस ये 2 चीज़ें जो है ना, ये हट जाए। मैं आपको कहता हूँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो US UK में पढ़ते हैं, आपके भी दोस्त होंगे, तो वो नागपुर शहर के वीडियोस उनके व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे आते हैं, ये वाले, कि जो लोग करके दिखा, बोल के दिखा, ये हूँ मैं, और पीछे हेलीकॉप्टर है, तो वो बेचारे हेलीकॉप्टर की बेइज्जती हो रही है यार हमारे शहर। एक्चुअल में नागपुर वो नहीं है। बिल्कुल, नागपुर शहर कितना खूबसूरत है, कितने अच्छे रास्ते हैं, कितने अच्छे लोग हैं भाई साहब। पुल देखो, नागपुर शहर के ऑफिसर्स देखो, ब्यूरोक्रेट्स देखो, कितना बढ़िया है। साउजी देखो, तर्री पोहा देखो ना यार हमारे शहर का, हमारे शहर के आसपास के लोकेशंस देखो, रामटेक देखो, आदासा देखो, खिंडसी देखो। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने ऑब्जर्व करी नागपुर के बारे में, वो ये है कि नागपुर में ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुले। मतलब जिन लोगों को खाना खाना पसंद है प्लस घूमना पसंद है, उनके लिए तो नागपुर बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छी प्लेस है ना। आप मतलब जिधर जाओगे उधर आपको खाने के लिए तो मिलना ही है, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल। तो आपको अगर कोई मैसेज देना चाहें, है ना, एज अ आरजे जो नागपुर के ऑडियंस के लिए हो, प्लस मैं तो ये कहूँगा कि आप ना नागपुर के ऑडियंस के लिए ही नहीं, बल्कि जो यूथ है, जो युवा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है ना, तो वैसे लोगों के लिए कुछ अगर आप 2 लाइनें कहना चाहें या फिर उनके बारे में कुछ सजेशन देना चाहें जो आज की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग ना डाइवर्टेड हैं। नहीं, मेरा तो कहना है कि डाइवर्टेड हो जाओ, लेकिन पूरी तरह हो जाओ। फिर अभी सोशल मीडिया क्रिएटर बनना है ना, तो बनो क्रिएटर, करो, तुम पॉडकास्ट करो, सब लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ दम तो हो, कुछ अच्छे लोग तो आए, कुछ अच्छा इनिशिएटिव आप लो, कुछ अच्छे टॉपिक्स की आप बात करो। बढ़िया रील बनानी है, बनाओ रील, 1 नंबर रील बनाओ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं शहर को ग्लोरीफाई करो, गलत चीज़ें भी दिखाओ, लेकिन यार तुम धमकियाँ मत दो, क्रिंज मत बनाओ, अपने घर वालों को प्राउड हो ऐसी चीज़ें बनाओ ना यार। कितनी बड़ी बात है, आज आपका रील देखकर या आपका ये वीडियो देखकर आपके घर वाले खुश होंगे, लेकिन ये करोगे तो आपके घर वाले कौन सा आपका रील देखेंगे यार। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं तो इतना कोई बड़ी कुर्सी पर बैठा नहीं हूँ कि ज्ञान दूँ कि आपको क्या करना है, जो करना है वो करो, बट मेक योर पेरेंट्स प्राउड, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें विल फॉल इन प्लेस। तो ये थे आरजे आमोद हमारे साथ, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र और बहुत ही अच्छे दोस्त। हम दोनों ने साथ में जर्नी स्टार्ट करी थी और आज दोनों ही अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे है ना। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैसेज इन्होंने दिया स्पेशली नागपुर के लिए या यूथ के लिए, वो लिटरली हमें यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। और उसके बाद थोड़ा सा उस पर सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि वो सिर्फ उतनी सी चीज़ जो है ना, वो एक काले टीके का काम कर जाती है और जो इमेज है उसको ख़राब कर जाती है बाहर में। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नागपुर के जो यूथ हैं और जो भी लोग हमें देख रहे हैं, वो नागपुर की एक अच्छी इमेज रखें, अच्छी इमेज बना के रखें और अच्छी ब्रांडिंग करें, ताकि जो नागपुर है वो एक अच्छे नाम से पहचाना जाए, आप लोगों की वजह से पहचाना जाए स्पेशली, है ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ एंकर आलोक एंड दिस इज आरजे आमोद साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।